हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की समाज विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी और ये चैप्टर मैं आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ मैंने करा दिया है। अब क्या बचता है? अब बचता है भाई साहब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कि एक सिंगल वीडियो में सिर्फ वन शॉट में पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको बहुत ही इजीली कराया जाएगा। ऑलराइट, तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के भी सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है। ऑलराइट, चलिए तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स पालमपुर गांव की कहानी। चलिए तो सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं, क्या क्या जानना है हमें। पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पालमपुर नाम का कोई गांव है ही नहीं। अगर आप बात करें, आप पूछें, आपका सवाल होगा कि मैम भारत में क्या पालमपुर नाम का गांव है? अगर है तो कहाँ है, कौन से स्टेट में है, किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वही सब ऐसा कोई गांव नहीं है, ये एक काल्पनिक गांव है, ये एक इमेजिनरी विलेज है। पालमपुर कैसा विलेज है? पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? यानी कि ये एक काल्पनिक गांव है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। काल्पनिक यानी कि जो एग्जिस्ट ना करता हो, जिसका अस्तित्व ना हो। ठीक है, अब क्या क्या जानना है? सबसे पहले हम जानेंगे इसके अवलोकन के बारे में। अवलोकन का मतलब क्या होता है, यानी कि इस गांव का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कितने परिवार रहते हैं, किस किस समूह के कितने परिवार हैं, किस किसान के पास कितनी जमीन है। ठीक है, यहाँ पर कृषि कार्य के अलावा क्या कोई गैर कृषि कार्य भी है जिससे जनता को रोजगार मिलता हो। ऑलराइट, ये सारी चीजें हम इसमें जानने वाले हैं। फिर जानेंगे उत्पादन का संगठन। उत्पादन का संगठन यानी कि उत्पादन की कौन कौन सी विधियां पालमपुर गांव में मौजूद हैं, किस किस क्षेत्र से उत्पादन कार्य किया जाता है। फिर जानेंगे पालमपुर में खेती। जी हाँ, जो कि पालमपुर गांव का या किसी भी गांव का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, अर्थव्यवस्था होती है, वो है खेती। तो पालमपुर में कृषि व्यवस्था किस प्रकार से पाई जाती है उसको जानेंगे, और पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं वो जानेंगे। चलिए तो सभी रेडी हैं, शुरू किया जाए। आ जाइए, देखें अवलोकन ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखें पालमपुर में कृषि ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है। क्या है? कृषि ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है। पालमपुर गांव के नाम से आपको ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था से परिचित कराया जा रहा है कि गांवों की अर्थव्यवस्था कैसे होती है। ठीक है, तो पालमपुर में कृषि ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है, यानी कि पालमपुर में सबसे ज्यादा लोग कृषि पर डिपेंड हैं। ठीक है, और गांव में कितने परिवार रहते हैं? पालमपुर नाम के गांव में टोटल 450 परिवार रहते हैं। कितने? 450 परिवार रहते हैं, जिनमें से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। ठीक है, मजदूरी का काम किया करते हैं, जिनके पास भूमि नहीं है। बाकी 240 परिवारों की हम बात करें तो बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। कितनी? 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, यानी कि बहुत ही कम भूमि है, जो छोटे कृषक या छोटे किसान या लघु किसानों की श्रेणी में गिने जाते हैं। फिर क्या है? गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट का है। ऑलराइट, तो गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग क्या है? दलित या अनुसूचित जातियों का है, शेड्यूल कास्ट का है। और इनके घर
इनके घर गांव के एक कोने में छोटे घर होते हैं जो कि मिट्टी और घास फूस के बने होते हैं, जो 1/3 जनसंख्या 1/3 पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है। ठीक है, तो ये बात पता चल गई। ठीक है, बेसिक चीजें पता चल गई। क्या क्या जान लिया? 450 परिवार हैं, 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है, 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास खेती के लिए भूमि है, लेकिन कितनी है? 2 हेक्टेयर से भी कम है। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग क्या है? दलित या अनुसूचित जातियों का है, और इनके घर गांव के कोने में छोटे से घर होते हैं जो किससे बने होते हैं? मिट्टी और घास फूस से बने होते हैं। फिर क्या है? गांव में ज्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। ठीक है, 80 परिवार हैं उच्च जाति के जो ज्यादातर भूमि के स्वामी हैं, यानी कि इनके पास बड़ी लंबी चौड़ी भूमि पाई जाती है। फिर उच्च जाति के मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। इनके मकानों के बारे में भी बता दिया। जो हाई क्लास पीपल हैं उनके पास जो मकान है वो ईंट और सीमेंट के हैं। फिर शिक्षा की बात कर लेते हैं। घर, मकान, जनसंख्या, इसकी बात तो हमने कर ली। ठीक है, क्या क्या बात कर ली? सबसे पहले हमने जनसंख्या की बात कर ली। जनसंख्या का बंटवारा यानी कि कितने वर्ग में है, वर्ग विभाजन की बात कर ली जनसंख्या में। ठीक, जनसंख्या में वर्ग विभाजन की बात हो गई। और क्या है भाई? उनके घर, मकान की बात हो गई। किसके मकान कहाँ हैं, कैसे हैं, उसकी बात हो गई। अब क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे तो पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल किसे कहा जाता है? जो 10th क्लास तक होता है। ठीक है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, यानी कि 1st to 5th तक जो होते हैं। उसके बाद एक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी अस्पताल भी है, यानी कि एक छोटा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। ठीक है, तो सारी बातें हो गई। जनसंख्या, वर्ग विभाजन, घर, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी बातें हो गई। क्लियर है? और हाँ, भूमि, किसके पास कितनी भूमि है, वर्ग विभाजन को भूमि के आधार पर ही दर्शाया गया है। ऑलराइट, तो ये हो गया इसका अवलोकन। अब हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि उत्पादन के संगठन के बारे में। ये क्या है? तो देखें, मुख्य उत्पादन गतिविधियों की इसमें हम बात करें तो गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। सिंचाई की अगर हम बात करें तो गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। और अधिक उपज पैदा करने वाले बीज की हम बात करें, अधिक उपज पैदा करने वाले बीज यानी कि HYV सीड्स की हम बात करें, उसकी सहायता से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 3200 किलोग्राम हो गई है। यानी कि जब से कृषि में आधुनिक विधियों का प्रयोग उस गांव में किया गया है, हरित क्रांति के फलस्वरूप, तो पहले क्या होता था? पहले परंपरागत कृषि होती थी, पुराने तरीकों से होती थी। तो पहले उस 1 हेक्टेयर की जमीन में सिर्फ 1300 किलोग्राम गेहूं उगाया जा सकता था और अब 3200 किलोग्राम गेहूं उगाया जा सकता है। और पालमपुर गांव में 25% लोग ऐसे हैं जो गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। किसमें? गैर कृषि कार्यों में। वे कार्य जो कृषि से संबंधित नहीं होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होते हैं। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे डेयरी, दुकानदारी, लघु स्तरीय निर्माण, उद्योग, परिवहन। ठीक है, डेयरी यानी कि दूध बेचने का काम, दुग्ध उत्पादन का काम, यानी कि गाय भैंसे पालते हैं, दूध को बेचते हैं। दुकानदार हैं, अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं। लघु स्तरीय विनिर्माण है, छोटे छोटे उद्योग खुले हुए हैं। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो जब 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हैं, यानी कि 75% लोग, बाकी के 75% जनसंख्या किस में लगी होगी? 75% जनसंख्या कृषि कार्यों को करती है। ठीक है, कृषि कार्य में लगी हुई है। क्लियर? तो मुख्य उत्पादन गतिविधियों में 2 प्रकार की गतिविधियां पाई जाती हैं, एक कृषि संबंधी गतिविधियां और एक गैर कृषि कार्य। ऑलराइट, क्लियर? अब देखें आगे की कहानी क्या कहती है। गैर कृषि क्रियाएं। अब गैर कृषि क्रियाएं होती क्या है? यानी कि जो कृषि से संबंधित ना हो। ठीक है, कृषि से संबंधित ना हो, जैसे कि लघु विनिर्माण। लघु विनिर्माण का क्या मतलब है? यानी कि लघु उद्योग। विनिर्माण का संबंध होता है उद्योग से।
विनिर्माण किसे कहा जाता है? उद्योग को कहा जाता है, यानी कि जहां पर कच्चे माल को लाकर उनसे कोई उत्पाद या प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब अपन छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, किसी गांव की बात कर रहे हैं, तो गांव में उत्पादन कार्य कैसे होगा? छोटे स्तर पर होगा, यानी कि मान लो कि एक घर के सभी सदस्य मिलकर के कुछ चीज बनाते हैं और उसको बाजार में सप्लाई करते हैं, यानी कि घर में ही एक छोटा सा गृह उद्योग खोल के रखा है, जिसे हम कुटीर उद्योग के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो लघु विनिर्माण, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, दुकानदारी आदि शामिल होते हैं, जो कृषि से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए इसको गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। फिर उत्पादन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। उत्पादन या प्रोडक्शन किसे कहा जाता है? तो देखें, उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। ऑलराइट, उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन कैसे हैं? ऐसी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। क्लियर? चलिए, तो गैर कृषि क्रियाएं हो गया, उत्पादन हो गया। अब उत्पादन करना है भाई, जिन चीजों की आवश्यकता है उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसका उत्पादन करना पड़ेगा, लेकिन उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें कौन कौन सी होती हैं, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखें, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। अगर वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन हमें करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या साधन हो सकते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहले क्या चाहिए प्रोडक्शन के लिए? चाहे आप खेती करें तब भी आपको जमीन की आवश्यकता होगी, चाहे आप बिल्डिंग बनाएं, कोई उद्योग बनाएं, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आपको जमीन चाहिए। तो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन, खनिज, इन सब की आवश्यकता हो गई, एक साधन हो गया। फिर क्या भूमि या बिल्डिंग अकेले से काम चल जाएगा? नहीं, श्रम की जरूरत होगी, यानी कि काम करने वाले लोगों की जरूरत होगी, तब तो आप खेती कर पाएंगे या कोई भी काम कर पाएंगे। उद्योगों में भी लोगों की आवश्यकता होगी, तभी काम होगा। फिर चाहिए भैया सबसे इंपॉर्टेंट, भौतिक पूंजी। अब ये भौतिक पूंजी आखिर होती क्या है, जान लेते हैं इसको भी। तो भौतिक पूंजी को 2 भागों में बांटा है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब ये स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या होती है? तो स्थायी पूंजी उसे कहा जाता है जो स्थिर बनी रहती है, स्टेबल रहती है, उपयोग करने पर खत्म नहीं होती है। उदाहरण से समझें, औजार, मशीन, भवन, कोई भी जमीन। ठीक है, तो औजार, मशीन, भवन आपने एक बार खरीद लिए, कोई आपने एक घर खरीद लिया, आप उसमें लंबे समय तक रह सकते हैं। क्या वो खत्म हो जाएगा एक दिन में? नहीं होगा। मशीनों का प्रयोग आप लंबे समय तक कर सकते हैं, ये स्थिर रहती हैं, इसलिए इन्हें स्थायी संपत्ति कहा जाता है, स्थायी पूंजी कहा जाता है। फिर बात आती है कार्यशील पूंजी की। कार्यशील पूंजी किसे कहा जाता है? तो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल और नगद पूंजी यानी कि कैश कैपिटल, कैश पैसा। ठीक है, अब कार्यशील पूंजी स्थायी पूंजी से कैसे अलग है? अब कार्यशील पूंजी वो होती है जिसको एक बार आपने यूज किया तो वो खत्म हो जाएगी, फिर से अगर आपको उसको यूज करना है, फिर से नई चीज चाहिए। ठीक है, अब जैसे कच्चा माल यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको बताया गया है, कच्चा माल के रूप में हम गन्ने को लेते हैं, क्योंकि शक्कर किससे बनती है? गन्ने से बनती है। एक बार शक्कर गन्ने से बन गई, अब फिर से आपको शक्कर बनाना है तो आपको क्या चाहिए? फिर से गन्ना चाहिए, यानी कि फिर से कच्चा माल चाहिए, फिर से रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये रोटेशन में चलता रहेगा, गन्ने से शक्कर बनती रहेगी, शक्कर खत्म होती रहेगी, फिर से गन्ना आता रहेगा, फिर से गन्ने से शक्कर बनती रहेगी, फिर शक्कर खत्म होती रहेगी। क्लियर? ये एक एग्जांपल है शक्कर का। फिर नगद पूंजी, अब गन्ना खरीदने के लिए क्या आपको पैसा नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए है। ठीक है, शक्कर, गन्ने से शक्कर बन गई, शक्कर खरीदने के लिए पैसा चाहिए? बिल्कुल चाहिए है। शक्कर एक बार खत्म हो गई, फिर से शक्कर चाहिए, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, नगद पूंजी भी चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी भौतिक पूंजी होती है, जो उत्पादन के तीसरे साधन के रूप में हमने देखा। अब क्या चाहिए भैया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए ज्ञान, उद्यम, मानव पूंजी चाहिए। ज्ञान एवं उद्यम और मानव पूंजी की आवश्यकता है। ठीक है, सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए आपको कि आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे कैसे। गन्ने से शक्कर बनानी है, नॉलेज है नहीं कैसे बनेगी, तो गन्ना भी रखा रह जाएगा। क्या मतलब है? ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। और मानव पूंजी, मानव पूंजी में 2 बातें आती हैं भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आती हैं मानव पूंजी में। ह्यूमन कैपिटल में 2 बातें कौन सी आती हैं? एक तो आती है आपकी शिक्षा
और दूसरी बात आती है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। ऑलराइट, अगर व्यक्ति शिक्षित है यानी कि उसके पास नॉलेज है, और अगर व्यक्ति स्वस्थ है तभी तो वो काम कर पाएगा। मान लो व्यक्ति शिक्षित भी है और स्वस्थ नहीं है तो वो काम कैसे कर पाएगा। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात। तो उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें कौन कौन सी हैं? वो 4 चीजें हैं, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, श्रम, भौतिक पूंजी और ज्ञान एवं उद्यम मानव पूंजी। ऑलराइट, क्लियर है। चलो भैया आ जाओ आगे, आगे क्या कहानी बनती है। हाँ, तो पहली आवश्यकता हमने क्या देखी थी? भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज इसमें शामिल होते हैं। दूसरी आवश्यकता होती है श्रम की। श्रम यानी कि लोगों की आवश्यकता होगी, तो अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में शिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मजदूर ही काम करेंगे। जिस तरीके का काम होगा, जैसे मान लो कि कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें हर तरीके के लोगों की जरूरत होती है हर स्टेप पे काम करने के लिए, हर एक लेवल पे काम करने के लिए। ठीक है, तो शिक्षित व्यक्ति भी चाहिए। शिक्षित व्यक्ति में भी अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति होना चाहिए। मजदूरों की भी आवश्यकता है। यानी कि एक इंडस्ट्री में, एक उद्योग में, एक कंपनी में जितने तरीके के लोगों की आवश्यकता होती है उतने तरीके के व्यक्ति भी हमें चाहिए। ऑलराइट, फिर तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। तीसरी आवश्यकता क्या होती है? भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम आने वाली आगतें जैसे कि इमारतें, ठीक है, मशीनें, औजार आदि आते हैं, और इसमें स्थायी और कार्यशील दोनों पूंजी शामिल होती हैं। स्थायी पूंजी तो ये हो गई। कार्यशील पूंजी में हमने क्या पढ़ा था? कार्यशील पूंजी में हमने पढ़ा था कच्चा माल, और क्या चाहिए? कच्चा माल के अलावा हमको क्या चाहिए? कच्चे माल के अलावा हमें चाहिए नगद पैसा, नगद पूंजी भी चाहिए। ऑलराइट, क्लियर। तो ये हो गए आपके उत्पादन के साधन या उत्पादन के संगठन। ठीक है, फिर बात आती है औजार, मशीन और भवन की। तो औजार मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। ठीक है, अब क्या क्या यंत्र नहीं हो सकते? यंत्र यानी कि मशीनें नहीं हो सकती। परंपरागत तरीके से अगर हम खेती की बात करें तो उसमें किसकी आवश्यकता होती थी? हल की आवश्यकता होती थी। वर्तमान समय की बात करें तो भाई थ्रेसर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर जैसी मशीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो किसान के हल से लेकर आज की आधुनिक मशीनें, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। इस शब्द पर ध्यान देना आप। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका कई वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है। ये स्थिर रहती हैं, ये स्टेबल रहती हैं। फिर बात आती है कच्चा माल और नगद मुद्रा की। किसकी? कच्चा माल और नगद मुद्रा। इसमें क्या आएगा? तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत। ठीक है, अब जैसे मान लो बुनकर को कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाने वाले को क्या कहते हैं? बुनकर कहते हैं। तो कपड़ा किससे बनता है? कपास से बनता है। कपास क्या हुआ? कच्चा माल हुआ। कच्चे माल को खरीदने के लिए क्या चाहिए? कच्चे माल को खरीदने के लिए चाहिए नगद मुद्रा, नगद पैसा, कैश मनी। ठीक है, तो जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, ये सब चाहिए। ठीक है, कुम्हार जब घड़ा बनाएगा तो क्या चाहिए? रॉ मटेरियल के लिए मिट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता भी होती है। तो कच्चा माल और नगद पूंजी क्या है? कार्यशील पूंजी है, जो रोटेशन में हमको चाहिए ही चाहिए है, तभी काम पॉसिबल हो पाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो भौतिक पूंजी को तो डिटेल में जान लिया, और चौथी आवश्यकता हमने जानी थी मानव पूंजी की। तो ये मानव पूंजी आखिर क्या है? मानव पूंजी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए मानव की आवश्यकता होती है। आपके पास भूमि है, मान लिया, मजदूर है, मान लिया, ठीक है, पैसा है, मान लिया, कच्चा माल है, मान लिया, सब कुछ है।
लेकिन उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? नॉलेज की आवश्यकता होगी। कैसे वो काम करोगे? नॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब है क्या? ये मानव पूंजी है। तो यानी कि शिक्षित और स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तब आप इन सारे संसाधनों को एक करके पॉसिबल काम बना पाओगे, यानी कि काम को पॉसिबल कर पाओगे। ऑलराइट, चलिए फिर भैया उसके बाद चाहिए बाजार। उसके बाद चाहिए बाजार। अब प्रोडक्ट बन गया है, मार्केट की उपलब्धता है नहीं, प्रोडक्ट को बेचोगे कहां? ठीक है, तो बाजार की उपलब्धता और बाजार तक आपकी पहुंच चाहिए। ठीक है, तो उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए क्या आवश्यक है? प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार आवश्यक है। अब आप बोलेंगे यहाँ प्रतिस्पर्धा शब्द कहाँ से आ गया? प्रतिस्पर्धा शब्द कहाँ से आ गया? प्रतिस्पर्धा का अर्थ पता है क्या? प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है भाई साहब कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, कैसे? अब क्या सिर्फ आप ही बाजार में अपनी वस्तुएं बना के बेचने जा रहे हो? बताइए जल्दी से। जैसे कि हम बात करें, बिस्किट किससे बनते हैं? गेहूं से बनते हैं। तो क्या बाजार में सिर्फ एक ही ब्रांड का बिस्किट उपलब्ध है? कई सारे ब्रांड हैं, ABCDEFGH, कई सारे ब्रांड हैं भाई। ठीक है, कई सारे ब्रांड हैं। तो अब जब कई सारे ब्रांड बिस्किट के हैं, तो क्या कंपटीशन नहीं है मार्केट में? बिल्कुल है। ठीक है, अब ये तय कौन करता है कि किस ब्रांड का बिस्किट हमें खरीदना है? ग्राहक तय करता है। अब ग्राहक को लुभाने के लिए आपको क्या करना होगा? एडवर्टीजमेंट करनी होगी, अपने बिस्किट की क्वालिटी बढ़ानी होगी, उसमें न्यूट्रिशंस को बढ़ाना होगा, पोषक तत्वों को बढ़ाना होगा। यानी कि जब आप अच्छी क्वालिटी देंगे और सबसे बड़ी बात कम पैसों में देंगे, तो ग्राहक क्या देखता है? सबसे पहली बात तो ये देखता है कि हमें कम पैसे में चीज कहाँ मिल रही है, सबसे पहले वहां जाएगा, फिर उसकी क्वालिटी देखेगा। तो वो सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो जो वस्तुएं आपने उत्पादित करी हैं, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, जो प्रोडक्शन आपने किया है, तो उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए एक बाजार की आवश्यकता भी होती है। ऑलराइट, तो ये क्या होगा? ये हो गए आपके उत्पादन के संगठन। अब हम बात करेंगे उत्पादन के कारकों पर। किस पर बात करेंगे? उत्पादन के कारक। क्या होते हैं उत्पादन के कारक? तो देखें, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। ठीक है, उत्पादन के कारक क्या क्या हो गए? भूमि, श्रम और पूंजी, तीन चीजें सबसे ज्यादा चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक जगह चाहिए, एक भूमि चाहिए। मान लो खेती करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? भूमि चाहिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए भाई साहब? क्या चाहिए? श्रम चाहिए। और बिना पैसे के कुछ होगा क्या? बिना पैसे के कुछ भी नहीं होगा, तो आपको पूंजी भी चाहिए है। ठीक है, तो भूमि, श्रम और पूंजी, इन सबको मिला करके प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए आपके एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, या उत्पादन के कारक। इनको हम क्या कहेंगे? उत्पादन के कारक या एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ऑलराइट, क्लियर। अब बात आती है, एक और बात सीख लेते हैं यहाँ पर, जमीन मापने की इकाई। क्योंकि जब हम कृषि कार्य को पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम अलग अलग लेवल के किसानों के बारे में पढ़ेंगे, छोटे किसान, मध्यम किसान, बृहद किसान। तो वहां पर बात आएगी हेक्टेयर की। तो सबसे पहले हेक्टेयर को समझ लेते हैं कि एक हेक्टेयर का एरिया कितना होता है। तो एक हेक्टेयर होता है भाई साहब 10,000 वर्ग मीटर के बराबर। कितना? 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है एक हेक्टेयर। ऑलराइट, क्लियर है कहानी? कि अब चलो लगे हाथ एक बात और समझ लेते हैं यहीं पर। अभी मैंने आपको बोला कि जब हेक्टेयर की बात आएगी तो किसानों के स्तर की भी बात आएगी। तो किसानों के कुल 3 स्तर हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है भाई साहब छोटे किसान, छोटे या लघु किसान। ठीक है, फिर बात आती है मध्यम किसान की, फिर बात आती है वृहद किसान की, वृहद या बड़े किसान,
वृहद या बड़े किसान। अब हेक्टेयर की बात आई है तो इनको भूमि के आधार पर ही छोटे, बड़े या मध्यम किसान में बांटा जाता है। ठीक है, तो कैसे? अब जैसे हम छोटे किसानों की बात करें तो छोटे किसानों के पास या लघु किसानों के पास कितनी भूमि होती है? इनके पास जो है 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है। ठीक है, क्या? कम भूमि होती है। फिर मध्यम किसान की बात करें तो इनके पास 2 से 10 हेक्टेयर, कितनी? 2 से 10 हेक्टेयर भूमि होती है। ठीक है, यानी कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा और 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। फिर वृहद या बड़े किसान की बात करें तो इनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा, कितनी? 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि होती है। ऑलराइट, तो घाटे में कौन रहता है? छोटे किसान रहते हैं। कैसे रहते हैं? सब बातें अपन डिटेल में आगे समझेंगे। तो ये हो गए आपके उत्पादन के कारक, जमीन मापने की इकाई और किसानों का वर्गीकरण। 3 बातें हमने जान ली। अब जानते हैं, हम शुरू करते हैं पालमपुर में खेती के बारे में, फार्मिंग इन पालमपुर। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, इसको अलग अलग पॉइंट्स में अपन जानेंगे। सबसे पहली बात आती है कि भूमि स्थिर है। पहला पॉइंट क्या आता है? भूमि स्थिर है। कैसे है भाई भूमि स्थिर? तो भैया भूमि तो स्थिर रहेगी, वो तो अपने आप बढ़ नहीं जाएगी जब तक आप और ज्यादा भूमि को नहीं खरीदो। पर क्या हर किसान भूमि को खरीदने में समर्थ रहता है? नहीं रहता है। जैसे छोटे किसानों की बात करें तो वो उतनी ही भूमि पर उतना नहीं उगा पाते हैं कि उनका पेट भर पाए, फिर वो नई जमीन कैसे खरीद लेंगे? यानी कि भूमि स्थिर है, इससे मतलब यह है कि जिसके पास जितनी भूमि है उतनी ही भूमि में उत्पादन कार्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पालमपुर के कहानी हम जान रहे हैं। तो पालमपुर के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? मुख्य व्यापार क्या है? मुख्य रोजगार का साधन इनका क्या है? कृषि उत्पादन है। क्या है? कृषि उत्पादन है। और यहाँ काम करने वाले लोगों में 75% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन यापन के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। ठीक है, कृषि कार्य पर ही निर्भर है 75% जनसंख्या। यानी कि 25% जनसंख्या जो है वो किस पर डिपेंड करती है? 25% जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए गैर कृषि कार्यों पर निर्भर है। ठीक है, लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। क्या है? खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, वो बढ़ता नहीं है। अगर आप कोई व्यापार करते हो, व्यापार आपका बढ़ता जाता है। गैर कृषि कार्य करते हो, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन खेती ऐसी चीज है, जमीन ऐसी चीज है, वो स्थिर रहती है, अपने आप खिंच के बड़ी नहीं हो जाएगी। ठीक है, भूमि स्थिर होती है। भूमि स्थिर होती है इस शब्द से क्या मतलब है कि जितना क्षेत्रफल आपकी खेती का है, जितना खेत का एरिया आपका है, उतनी ही जमीन में आप खेती कर सकते हो, उतना ही उत्पादन आपका होगा। फिर पालमपुर में वर्ष 1960 की बात करें तो पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। 1960 में जितनी भूमि थी, जिस किसान के पास उतनी ही भूमि अभी हमें दिखाई देती है। ऑलराइट, क्लियर है? तो भूमि स्थिर है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अब आगे। एक पॉइंट तो हो गया। अब उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। क्या किया गया था? उस समय जो गांव की भूमि थी, कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया और नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने पॉइंट में क्या पढ़ा था कि भूमि स्थिर है। उस समय की जो बंजर भूमि थी, 1960 के बाद की अपन बात कर रहे थे, 1960 से लेके अब तक की बात कर रहे थे। तो 1960 से लेकर अब तक भूमि स्थिर है। जितनी भूमि उस समय बंजर थी उसको भी खेती योग्य बना दिया था। तो अब जितनी भूमि खेती योग्य बनाई जा सकती थी उतनी भूमि खेती योग्य बना दी गई। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब उसके अलावा और ज्यादा खेती योग्य भूमि बढ़ाने की कोई भी गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। चलिए अब क्या पॉइंट बनता है? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब भूमि तो नहीं बढ़ाई जा सकती, हमें पता है, भूमि तो स्थिर है, ये बात भी पता है, पर क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई दूसरा तरीका है? भूमि का जितना क्षेत्रफल है उतने ही क्षेत्रफल से ज्यादा पैदावार करी जा सकती है क्या? देख लेते हैं। तो कृषि ऋतु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है।
अब किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, उसी भूमि से और ज्यादा पैदावार प्राप्त करी जा सकती है। तो हम सभी जानते हैं कि कृषि ऋतु को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, खरीफ, रबी और जायद। जब हम एक ही वर्ष में अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाते हैं तो पैदावार बढ़ती है, किसान का मुनाफा बढ़ता है, क्योंकि अलग अलग फसल के अलग अलग प्राइस होते हैं, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी के साथ साथ पैसे में भी मुनाफा होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये बताई है, पहली तकनीक ये कही है कि कृषि ऋतु को जब 3 भागों में बांटा गया है तो तीनों ऋतुओं में फसलों को उगाया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात हो रही है यहाँ पर वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को यहाँ पर कहा है खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल, जिसकी अवधि कब से कब तक है? जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि है। जुलाई से अक्टूबर तक खरीफ की फसलों को उगाया जाता है। अब फसल कौन सी आती है इसमें? तो फसल की बात करें तो ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि फसलें जो है खरीफ की फसलों में आती हैं। जुलाई के महीने में बो दिया जाता है, अक्टूबर के महीने में काट लिया जाता है। इसके अलावा चलो चावल तो हो ही गया है, यानी धान हो गया है। इसके अलावा सोयाबीन की खेती भी इसमें ही करी जाती है। ठीक है, फिर है शरद ऋतु, यानी कि रबी की फसलें। ठीक है, शरद ऋतु जिसकी अवधि कब होती है? अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर के महीने में रबी की फसलों को बोया जाता है, मार्च के महीने में इनको काट लिया जाता है। फिर फसलों की बात करें तो शरद ऋतु की मुख्य फसलें हैं या रबी की फसलें हैं गेहूं, सरसों, दालें, आलू, ये सब। ऑलराइट, फिर क्या है कहानी में आगे है भाई साहब ये ग्रीष्म ऋतु, जायद की फसल की हम बात करें तो अवधि होती है इसकी मार्च से जून तक की। ठीक है, मार्च में बोया जाता है, जून में काट लिया जाता है। तो जो भी गर्मी के मौसम में अपन फल खाते हैं, जैसे कि तरबूज, यानी कि जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तरबूज, खरबूज, खीरा, फलियां, सब्जियां, फूल, ये सब गर्मी में उगाई जाने वाली फसलें हैं जिनको जायद फसलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब हम अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से सारी कृषि ऋतुओं को फॉलो करते हुए फसलों को लगाते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, तो मुनाफा बढ़ता है उतनी ही भूमि पर। बस आपको क्या करना है कि हर मौसम में मौसम के अनुसार फसलों को उगाना है। फिर क्या बात आती है? बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया है और परिणाम स्वरूप किसान दोनों खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं की फसल को उगाने में सफल हो सके हैं। अब बिजली के विस्तार ने सिंचाई में कैसे योगदान दिया? तो अगर हम बात करें सिर्फ एक फसल की, एक मौसम की, खरीफ की फसल कब होती है भैया? वर्षा के मौसम में होती है, बारिश के मौसम में होती है। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो खरीफ की फसल के लिए अलग से पानी की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि भाई ऊपर से इंद्र देवता पानी बरसा रहे हैं, तो सिंचाई के लिए अलग से पानी की आवश्यकता है नहीं। लेकिन बाकी के मौसम की जो फसलें हैं, रबी की फसल और जायद की फसल, तो उनके लिए तो पानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति से पानी, मतलब ऊपर से तो पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, तो अब उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था कैसे होगी? जब बिजली की व्यवस्था होगी। अब बिजली का सिंचाई से क्या लेना देना? तो भाई जो भी जल संसाधन है, जहां से पानी हमें प्राप्त होता है, जैसे कि नदियां हो गई, कुएं हो गए, नलकूप हो गए, इन सबसे पानी कहाँ से आता है, मतलब कैसे लाया जाएगा? तो भाई उसमें बड़े बड़े पाइप डाले जाएंगे, मशीनों के द्वारा पानी खींच के खेतों तक आएगा। तो क्या चाहिए उसके लिए? बिजली चाहिए। बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो बिजली की जब से हमें सुविधा प्राप्त हुई है, बिजली का विस्तार जब से हुआ है, तो बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया और परिणाम स्वरूप उसका परिणाम यह निकला कि किसान दोनों खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं की फसल उगाने में सफल हो गए हैं। ऑलराइट, चलिए अब क्या है? दूसरा उपाय है, मतलब एक ही जगह पर उतने ही खेत में, उतनी ही जमीन पर, उतने ही क्षेत्रफल में ज्यादा पैदावार उगाने का बहुविध फसल प्रणाली। अब बहुविध फसल प्रणाली का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब है बहुत से प्रकार की, बहु यानी कि बहुत से, विध यानी कि प्रकार की। बहुविध फसल प्रणाली की हम बात करें तो एक वर्ष में, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो ये क्या होता है? यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है।
यानी कि इसके द्वारा भूमि के एक ही टुकड़े में फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, उपज बढ़ाई जा सकती है। और पालमपुर की हम बात करें तो पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। वहां के किसान 2 फसलें तो ऐसी उगाते ही हैं, मतलब साल भर में, ठीक है, यानी कि खरीफ और रबी की फसलें तो उगाते ही हैं। और कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। तो जब आप एक ही जमीन पर बहुत सारे प्रकार की फसल उगाते हो तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो आपको अलग अलग फसल के अलग अलग दाम मिलेंगे, यानी कि मुनाफा आपका बढ़ेगा। दूसरी बात, जब एक ही जमीन पर, ध्यान से सुनना, एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही नई बात बता रही हूं कि जब एक ही जमीन पर अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाया जाता है, ठीक है, तो जो जमीन है, जो मिट्टी है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो बहुविध फसल प्रणाली को या जो अपन ने अभी 3 भागों में वर्गीकरण पढ़ा, खरीफ, रबी, जायद, और इसी क्रम में अगर फसलों को उगाया जाता है तो उसे कहा जाता है फसल चक्र। ठीक है, चलिए अब देखें खेती करने के तरीकों को जानते हैं। खेती करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला तरीका होगा आपका परंपरागत कृषि। पहला तरीका क्या होगा? परंपरागत कृषि। अब परंपरागत कृषि क्या होती है? परंपरागत शब्द से ही एक बात समझ में आती है, यानी कि पुराने समय की बात हो रही है, पुराने तरीकों की बात हो रही है। तो जब खेती करने के पुराने तरीके अपनाए जाते हैं जो कई सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं, उसको हम कहेंगे परंपरागत कृषि। ठीक है, अब परंपरागत कृषि में पुराने तरीके कौन कौन से होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखें, कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग, पारंपरिक यानी कि जो बीज घर में ही तैयार करे जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, ज्यादा सिंचाई नहीं लगती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। फिर क्या है? उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता है। अब क्या चाहिए भाई? मिट्टी को उर्वरक तो चाहिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए। तो परंपरागत कृषि में जो है गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है खाद के रूप में, या फिर दूसरी प्राकृतिक खाद, कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है। अब प्राकृतिक खाद या कंपोस्ट खाद बनती कैसे है? तो भाई जो भी वेस्टेज होता है, जैसे कि अपन बात करें घर के वेस्टेज की बात करें तो घर में किचन में कई सारे वेस्टेज होते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके। ठीक है, तो इन सबको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, और सबको, और हाँ, इसमें वो भी होती है, जैसे अपन रोज चाय पीते हैं, चाय की पत्ती जो निकलती है चाय बनने के बाद, उसको भी यूज किया जाता है। तो इन सारे वेस्टेज को, जितने किचन के वेस्टेज निकलते हैं, उसको एक गड्ढा खोद करके जमीन में जो है दबा दिया जाता है और उस गड्ढे को ढक दिया जाता है। ठीक है, फिर वो काफी समय बाद खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है, यानी कि मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, फायदेमंद होती है। ठीक है, तो उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद यानी कि कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है। फिर पारंपरिक हल का प्रयोग किया जाता है। खेतों की जुताई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हल का प्रयोग किया जाता है, बैलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर सिंचाई की हम बात करें तो कुआं, नदी, रहट, तालाब आदि माध्यम से सिंचाई का काम किया जाता है। ऑलराइट, तो ये हो गए क्या? खेती के पारंपरिक तरीके, जिनमें इन सारी पारंपरिक तरीकों को अपनाया जाता है। चलिए अब क्या है ये देख लो भैया। पालमपुर में खेती की एक इमेज हमें बताई गई है, किस तरीके से पालमपुर में खेती होती है, फार्मिंग इन पालमपुर। तो देखें भाई, यहाँ पर देखें मजदूरों ने, श्रमिकों ने स्वयं फसल को काटा है। ठीक है, क्लियर है। हार्वेस्टर के द्वारा फसल की कटाई नहीं हुई है। कैसे हो रही है फसल की कटाई? फसल की कटाई जो है मजदूर स्वयं अपने हाथ से कर रहे हैं। तो ये क्या है? पारंपरिक तरीका है। जब हाथ से कटाई करी जाएगी तो उसमें समय लगेगा। ठीक है, फिर देखो एक बैल है, बैलों के द्वारा खेतों की जुताई करी जा रही है। ठीक है, फिर ये देखें इधर पर सिंचाई हो रही है। क्लियर हो रही है बात? फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ भी बैलों के द्वारा खेतों की जुताई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम आधुनिक तरीका देखें, आधुनिक तरीके में यहाँ देखें ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है खेत को जोतने में। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गई भैया पालमपुर गांव का एक दृश्य होगा, खेती का एक तरीका दिखा दिया। अब आधुनिक कृषि की बात करते हैं।
खेती के तरीकों की बात हम कर रहे थे, तो अब एक तरीका तो हमने सीख लिया, पारंपरिक तरीका। अब पालमपुर में खेती का आधुनिक तरीका भी देखते हैं, आधुनिक रूप से कृषि कार्य वहां पर कैसे किया जाता है। तो देखें, कृषि में अधिक उपज देने वाले HYV बीजों का प्रयोग। अब ये HYV क्या होता है? HYV का फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब? तो HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स, ठीक है, यानी कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाता है जो उन्नत किस्म के होते हैं, उच्च किस्म के बीज होते हैं, जिनसे उतने ही बीजों में कई सारी मात्रा में फसल की पैदावार की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया एक आधुनिक तरीका। अब जब आपको उपज ज्यादा चाहिए तो आपने हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यानी कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया है, तो सिंचाई तो ज्यादा लगेगी ही उस क्षेत्र में, फसल की पैदावार ज्यादा होगी, यानी कि पानी भी ज्यादा लगेगा। फिर क्या होगा? रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं हम परंपरागत खेती में किसका प्रयोग करते थे? परंपरागत खेती में हम प्रयोग करते थे प्राकृतिक खाद का या गाय के गोबर का। अब किसका प्रयोग होगा आधुनिक तरीकों में? रासायनिक खाद का। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का और कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स का यूज होगा। फिर उसके बाद जो है मशीनों का प्रयोग होगा। ठीक है, मशीनों का प्रयोग जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, इन सब का प्रयोग किया जाएगा। फिर सिंचाई कैसे होगी? नलकूप और पंपिंग सेट के द्वारा सिंचाई होगी। ये देखें भाई, पंपिंग सेट के द्वारा यहाँ पर सिंचाई करी जा रही है। क्लियर हो रही है बात? ये देख लो भैया, एक और देखो भाई, ये है पूरा आधुनिक कृषि करने का तरीका। ये इस इमेज पर आपको ध्यान देना है, ये इमेज है आधुनिक कृषि की। आधुनिक कृषि किस तरीके से की जा रही है ये देखो भाई, ट्रैक्टर है, आधुनिक है, बिल्कुल है। अधिक उपज देने वाले बीज आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पर उर्वरक दिखाया गया है, रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर। ये देखो कीटनाशक है, कीटों को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया गया है। सिंचाई की हम बात करें तो सिंचाई के लिए देखो बांध बनाए गए हैं। ठीक है, बिजली, पंप सेट, नहरें, इन माध्यम से सिंचाई करी जा रही है, यानी कि खेती के पूरे आधुनिक तरीके हैं। ऑलराइट, अब क्या आधुनिक तरीके, देखो एक बात तो हमें स्पष्ट समझ में आ गई कि आधुनिक तरीके अपनाने से कृषि में पैदावार बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल। पर क्या आधुनिक तरीके सभी व्यक्ति अपना सकते हैं? बताइए। अब देखो भाई, एक भी स्टेप ऐसा नहीं दिख रहा जहां पैसे खर्च ना हो रहे हों आधुनिक तरीकों में। ठीक है, बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स से ज्यादा पैसा लगेगा, महंगे बीज आएंगे। अधिक सिंचाई के लिए ये सब साधन जब आप यूज करोगे तो पैसा लगेगा। रासायनिक खाद, कीटनाशक के लिए पैसे लगेंगे, मशीनों के लिए पैसे लगेंगे, सिंचाई के लिए पंप सेट आप खरीदते हो, पैसे लगेंगे। ठीक है, क्या परंपरागत तरीकों में इतना खर्चा हो रहा था? नहीं हो रहा था। बात आ रही है समझ में? तो यानी कि आधुनिक विधि जो है ज्यादा खर्चीली है। आधुनिक तरीके से जो कृषि कार्य किया जा रहा है वो ज्यादा खर्चीला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति आधुनिक तरीकों को नहीं अपना सकता, खासतौर से छोटे किसान। छोटे किसानों के बारे में बताया था मैंने कि उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है तो क्या वो इतने सब साधन खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि 2 हेक्टेयर से कम भूमि में वो अपने परिवार का ही पालन पोषण नहीं कर पा रहा, उसे दूसरे के यहाँ मजदूरी करने जानी पड़ रही है। ठीक है, अब जब कोई किसान दूसरे के यहाँ मजदूरी करने जा रहा है, खुद के खेत में ही उतना नहीं वो उत्पादन कर पा रहा है, तो क्या वो ये सब मशीनें या आधुनिक तरीकों से जो कृषि करी जाती है वो सब साधन खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। और एक और उसको आधुनिक कृषि से घाटा है, वो ये है कि जो बड़े किसान हैं, बड़े व्यक्ति, अमीर वर्ग के व्यक्ति हैं जिनके यहाँ खेती का कार्य होता है, वो तो इन आधुनिक तरीकों को अपना लेंगे, उनकी पैदावार और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनके पास जमीन ज्यादा है भाई साहब, 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है उनके पास। अब जब वो इन मशीनों का प्रयोग करेंगे, इन मशीनों का प्रयोग करेंगे अपनी खेती में, तो उन्हें मजदूरों की क्या जरूरत? तो जो छोटे किसान बड़े किसानों के खेत में मजदूरी करने के लिए जाया करते हैं,
उनके लिए काम ही नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी जगह मशीनों ने ले ली भाई साहब। ठीक है, यानी कि छोटा किसान और ज्यादा गरीब होता जाएगा और बड़ा किसान और ज्यादा अमीर होता जाएगा। ये एक नुकसान है किसके लिए? छोटे किसान के लिए, आधुनिक कृषि का। ऑलराइट, और एक और बहुत बड़ा नुकसान है रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग। जब आप रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो फसल में पैदावार तो बढ़ती है, ठीक है, ये फायदा है, लेकिन जो फसल उग के आती है वो ऑर्गेनिक नहीं रहती भैया, ऑर्गेनिक तरीके से खेती नहीं होती है। तो उस फसल को जब आप खाएंगे, उस अनाज को जब आप खाएंगे तो आप बीमारियों से भी ग्रसित होंगे। दूसरी बात क्या है? रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की जो उसकी नेचुरल उपजाऊ क्षमता होती है वो भी खत्म होती जाती है। ऑलराइट, तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषि के परंपरागत तरीके और आधुनिक तरीके में क्या अंतर है? बता देंगे आप? कृषि करने के आधुनिक तरीके और परंपरागत तरीके में क्या अंतर है? ऑलराइट, बता देंगे ना? क्लियर है? चलिए, अब क्या कहानी है पालमपुर की? अब है भाई साहब हरित क्रांति की कहानी। अब भाई आधुनिक कृषि आ चुकी है। आधुनिक कृषि को, मॉडर्न एग्रीकल्चर को ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति से कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आधुनिक कृषि पद्धति अपनाने से, आधुनिक साधनों को अपनाने से कृषि में पैदावार बढ़ाई जा रही है। और हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? हरित क्रांति का मोटो क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाई गई? वो इसलिए लाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषि में पैदावार बढ़ाई जा सके। ठीक है, अब जान लेते हैं भाई। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये हरित क्रांति आई कब। चलो शब्द को समझो। हरित क्रांति, फसलें कैसी होती हैं, खेत कैसे होते हैं, हरे भरे, और फसल में ही उत्पादन में वृद्धि करना है। ठीक है, यानी कि हमें हरित क्रांति लेके आनी है, इसलिए इसका नाम हरित क्रांति रखा गया। एक बात हो गई। अब ये आई कब थी? हरित क्रांति कब आई थी भाई साहब? तो हरित क्रांति की बात करें तो 1960 के दशक में 1966 से 1967 के बीच में इस क्रांति की शुरुआत करी गई थी और वो समय था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। किसका समय था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय था भाई। पहले हर साल 1951 से लेके 2012 तक, ठीक है, 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। ठीक है, जिसको योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता था। 5 साल के लिए एजेंडे तय कर दिए जाते थे कि अगले 5 साल में हमें इस एजेंडे को कंप्लीट करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, ऐसा तय किया जाता था। फिर क्या हुआ? 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो हरित क्रांति की बात कब की है? सवाल पूछा जाता है 1966 से 1967 के बीच की बात है और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात है। अब बात आती है कि जब कोई भी चीज शुरू होती है तो किसी ना किसी के पास तो वो आइडिया आता है ना दिमाग में कि ये चीज शुरू करी जाए। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का आइडिया किसके दिमाग में आया? तो पूरी दुनिया में हरित क्रांति, विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। किसको जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? भारत में जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। किसको जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये दो नाम आपको एकदम रट लेने हैं, ठीक है, याद कर लेने हैं। विश्व में भाई देखो, विश्व की बात करें तो भाई अंग्रेजी नाम दिखाई देता है, भारत की बात करें तो हिंदी नाम दिखाई देता है, तो नामों में तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिक जानकारी तो प्राप्त कर ली, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किसने शुरू करी, क्या होती है। अब उद्देश्य की बात करें तो इसका मूल उद्देश्य है भारतीय कृषि को आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के साथ अपनाने के माध्यम से उसे औद्योगिक स्तर पर परिवर्तित करना है। अब कृषि में ज्यादा पैदावार करी जा रही है, आधुनिक तरीके से करी जा रही है, टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके करी जा रही है, तो पैदावार तो ज्यादा होगी ही। अब पैदावार इतनी ज्यादा होगी कि आवश्यकताओं की पूर्ति तो होगी, यानी कि लोगों के खाने के लिए तो फसल उगेगी, साथ ही साथ इतनी फसल उगेगी कि वो फसल बाजार में बिक भी सके, यानी कि अधिशेष उत्पादन होगा।
क्या होगा भाई साहब? अधिशेष उत्पादन। ये अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, अधिशेष उत्पादन किसे कहा जाता है? ठीक है, अधिशेष उत्पादन यहां से लिखना चालू करते हैं तब आ पाएगा। अधिशेष उत्पादन ये क्या होता है? जब आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो तो शेष उत्पादन को जितना बचा उसको बेच दिया जाता है, यानी कि उसका व्यापार किया जाता है। तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था कि भारतीय कृषि में आधुनिक तरीकों को अपनाना है, टेक्नोलॉजी को अपनाना है और उसको औद्योगिक स्तर पर परिवर्तित करना है। अब ज्यादा उत्पादन होगा, आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन होगा। भारत में जितनी जनसंख्या रह रही है उसके लिए तो खाने के लिए हो गया। अब जो बचा है माल उसका क्या किया जाएगा? उसका उद्योगों में उपयोग किया जाएगा और नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। रोटी तो आपने खा ली गेहूं की, ठीक है, लेकिन अब बाजार से आप क्या लेके आएंगे? गेहूं के बिस्किट लेके आएंगे। ठीक है, बिस्किट कहाँ बनेंगे? उद्योगों में बनेंगे। क्लियर हो गई यहां तक की बात? ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया, ये उद्देश्य क्लियर हो गया। अब क्या है? इस क्रांति के द्वारा पुराने और मैनुअल तरीकों से नए अभिनव और तकनीकी तरीकों में परिवर्तन किया गया। यानी कि परंपरागत रूप से जो खेती के तरीके अपनाए जाते थे उसमें परिवर्तन किया गया और नए तरीकों को अपनाया गया, नई टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है भाई, फिर क्या है? हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज वाले बीजों, यानी कि उन्नत किस्म के बीज जो ज्यादा उपज देते थे, HYV बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना सीखा। सबसे ज्यादा हरित क्रांति में किस फसल को महत्व दिया गया? यह सवाल पूछा जाता है भाई साहब। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है, इस पे जितने स्टार लगाने हैं उतने स्टार लगा लो। मैंने तो 5 स्टार लगा दिए। ठीक है, तो सवाल पूछा जाता है कि हरित क्रांति का उद्देश्य किस फसल को बढ़ावा देना था, या हरित क्रांति के द्वारा किन फसलों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई? तो 2 फसलें गेहूं और चावल, और गेहूं और चावल ही मुख्य फसलें होती हैं भाई साहब, क्योंकि सबसे ज्यादा हम क्या खाते हैं? रोटी और चावल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है हमें? किस फसल की है? गेहूं और चावल की। और खाद्य पदार्थ जितने भी बनते हैं उद्योगों में हम बात करें तो अधिकतर गेहूं और चावल से ही बनाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा किसके उत्पादन में वृद्धि हमें करनी होगी? गेहूं और चावल के उत्पादन में हमें वृद्धि करनी होगी। ऑलराइट, क्लियर है कहानी? चलते हैं अब आगे। अब देखो, हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़े? क्या पूछा गया है? हरित क्रांति के बारे में बेसिक जानकारी तो पता चल गई हमें। अब इस हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़े ये जानने हैं। तो हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज्यादा उपज वाले बीज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हरित क्रांति ने क्या किया है? हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज्यादा उपज वाले बीज HYV के द्वारा चावल और गेहूं की कृषि करने के तरीके सिखाए हैं। जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स प्रयोग में लाए गए उनसे चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करी गई। फिर परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीज जो है अधिक उपज वाले बीज सिद्ध हुए। जो परंपरागत बीज थे उसकी तुलना में हमने HYV बीजों का प्रयोग किया जो कि अधिक उपज वाले बीज सिद्ध हुए हैं। ठीक है, उनसे अधिक उपज हमें प्राप्त हुई है। फिर क्या है? किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर और फसल को काटने की मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। खेतों की जुताई ट्रैक्टर के माध्यम से होने लगी, फसल की कटाई हार्वेस्टर के माध्यम से होने लगी। ठीक है, यानी कि नई मशीनों का प्रयोग किया गया। फिर क्या है? रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू करा गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना शुरू करा गया, क्योंकि हरित क्रांति से हमें क्या करना था? फसलों को बढ़ाना था, उत्पादन को बढ़ाना था, तो सारे आधुनिक तरीकों को अपनाया हमने। यानी कि हरित क्रांति खेती करने के किस तरीके पर निर्भर करती है? खेती करने के आधुनिक तरीकों पर निर्भर करती है, ना कि परंपरागत तरीकों पर, क्योंकि परंपरागत तरीके से फसलों के उत्पादन में वृद्धि नहीं करी जा सकती। ठीक है, फिर क्या किया गया? प्राकृतिक संसाधनों का भी बहुत अच्छे से उपयोग किया गया। तो इस तरीके से हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है।
यहां से भी सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़े, और आप एकदम डिट्टो ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या बात है? हरित क्रांति से मृदा को नुकसान। अब फायदे तो देख लिए भाई साहब, हरित क्रांति क्या होती है, भारतीय कृषि पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब क्या सिर्फ फायदा ही फायदा रहेगा? नुकसान भी होगा भाई साहब। जहां फायदा है वहां नुकसान भी है। अब क्या नुकसान है? हरित क्रांति से मिट्टी को क्या नुकसान है, देख लेते हैं। तो पहला नुकसान तो यही है कि रासायनिक उर्वरकों के कारण मृदा की उर्वरता नष्ट होने लगी है। पहला नुकसान क्या देखने को मिलता है? मृदा की उपजाऊ क्षमता नष्ट होने लगी। मृदा का मतलब होता है भाई साहब मिट्टी, तो मृदा की उपजाऊ क्षमता नष्ट होना, यानी कि मिट्टी की जो स्वयं की उपजाऊ क्षमता होती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कैसे बढ़ती है? तो मिट्टी में जो जीवांश मौजूद होते हैं, जीवों के अवशेष मौजूद होते हैं, या वनस्पति, सड़ी गली वनस्पति के जो अवशेष मौजूद होते हैं, वो निर्माण करते हैं ह्यूमस का, और ह्यूमस ही सबसे उपजाऊ पदार्थ होता है मिट्टी का। अब जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव या जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की जो स्वयं की नेचुरल उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा? भूजल के अति उपयोग से भौम जल स्तर गिरने लगा। अब हमने इसमें पढ़ा था कि हरित क्रांति के जरिए पैदावार बढ़ाई जाती है, लेकिन सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है। जब ज्यादा पानी लगेगा तो भूमि का जो जल स्तर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख देंगे? भूमिगत जल स्तर में कमी। भूमिगत जल स्तर में कमी। ऑलराइट, फिर अगली बात हम क्या देखेंगे? अगली बात देखें, रासायनिक उर्वरक आसानी से पानी में घुलकर मिट्टी से नीचे चले जाते हैं और जल को दूषित करते हैं। फिर क्या होगा? जो भी रासायनिक उर्वरकों का हमने प्रयोग किया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमने प्रयोग किया है, वो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, और जल को प्रदूषित करते हैं। तो अगली बात क्या बन जाएगी हमारी? जल प्रदूषण की। ठीक है, कि जल भी प्रदूषित होता है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जो रासायनिक उर्वरक है, अभी मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु को ये नष्ट कर देते हैं जो मिट्टी के लिए उपयोगी होते हैं। अभी बताया था मैंने कि जो भी बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, मिट्टी के लिए जीवाणु बहुत उपयोगी होते हैं। और जब हम उर्वरकों का यानी कि फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो उनके प्रयोग से भूमि खेती के योग्य नहीं बचती। एक दो बार तो आपकी पैदावार ज्यादा आ गई, लेकिन उस मिट्टी की स्वयं की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। तो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से भी सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति से मिट्टी को क्या नुकसान होते हैं। और भैया खेती बाड़ी किस पर डिपेंड है? अपना जीवन किस पर डिपेंड करता है? पूरी की पूरी लाइफ निर्भर करती है मिट्टी में। मिट्टी में ही हम जन्म लेते हैं, मिट्टी में ही हम मिल जाते हैं, और मिट्टी से ही हमें खाना पानी मिलता है। अब जब उस मिट्टी को ही नुकसान पहुंचेगा तो ये जीवन कैसे संभव हो पाएगा? इसकी कल्पना कीजिए। ठीक है, यहां से सीधा सवाल पूछा जाएगा, बन जाएगा आपसे, ये 4 पॉइंट आप लिख देंगे। चलिए और भी है भाई साहब। अभी अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। ठीक है, उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जिससे क्या हुआ है? मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो नष्ट हो गई है। और इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर कम हो गया और प्रदूषण बढ़ गया।
ठीक है, प्रदूषण में वृद्धि, ये इस आखिरी पॉइंट के साथ हम इसको खत्म कर सकते हैं। अब इसमें तीसरी बात आती है कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, हम सभी जानते हैं, नेचुरल रिसोर्स है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। भूमि का प्रयोग हमें कैसे करना होगा, बहुत ही सावधानी से करना होगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन अगर एक बार नष्ट हो जाते हैं तो उसके बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, इसलिए प्रयोग सावधानी से करना है। तो वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का अति उपयोग किया है। जो खेती में आधुनिक विधियां अपनाई जा रही हैं, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा खेती में पैदावार को जो बढ़ाया जा रहा है, उससे पैदावार तो बढ़ी है भाई, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग हो रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है। तो अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है और इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि का जल स्तर कम हो गया है। यानी कि इन तीनों पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है कि जो खेती करने के आधुनिक तरीके हैं, भूमि उसको सहन नहीं कर पा रही, भूमि उसको धारण नहीं कर पा रही है। मिट्टी की उर्वरता, भौमजल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। मिट्टी की एक परत को बनने में, एक इतनी सी पतली सी परत को बनने में भी कई सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और भूमिगत जल स्तर यानी कि भूमि में जल स्तर को मेंटेन होने में भी कई साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्यावरणीय संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, एनवायरमेंटल रिसोर्स है, इनके बनने में कई साल लग जाते हैं और एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना, फिर से जीवित करना, फिर से उसी अवस्था में लाना बहुत कठिन होता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अगर हमें कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करना है, भावी विकास यानी कि भविष्य में भी हमारे ये संसाधन बने रहें, ठीक है, उन संसाधनों के साथ हम आगे भी काम कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा, खेती के पारंपरिक तरीकों की तरफ लौटना पड़ेगा और पारंपरिक तरीकों से ही कैसे पैदावार बढ़ाई जा सकती है उन उपायों को खोजना होगा। यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करनी होगी, पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि जो कृषि के तरीके वर्तमान में अपनाए जा रहे हैं उससे जमीन हमारी उसको सहन नहीं कर पा रही है, भूमि उसको सहन नहीं कर पा रही है, ठीक। चलिए, अब चौथा सवाल क्या उठता है कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। पालमपुर के जो किसान हैं उनमें भूमि किस प्रकार से बटी हुई है, जान लेते हैं अब इसको। तो शुरुआत में ही जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पालमपुर गांव के बारे में हमने जाना था, तब हमें पता चला था कि पालमपुर में 450 परिवार हैं, ठीक है। तो पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 यानी कि 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है, ठीक है। जिनके पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं, भूमिहीन है, उनकी भूमि ही नहीं है। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है, 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि इतनी कम है कि 2 हेक्टेयर से भी कम है इनके पास, 240 परिवारों के पास, और 8 के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, ठीक है। जो व्यक्ति, जो किसान परिवार ऐसे क्षेत्रफल पर काम करते हैं, 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल पर काम करते हैं, उनको, उनके पास इतना उत्पादन नहीं हो पाता कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। यानी कि भूमि का वितरण इस तरीके से हमें दिखाया गया है। और फिर बारी आती है पालमपुर के मझोले किसान और बड़े किसान, ठीक है। सबसे पहले छोटे, फिर बीच के, फिर बड़े। तो मझोले किसान और बड़े किसानों की बात चल रही है, तो 60 परिवार हैं मझोले और बड़े किसानों के, जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। और कुछ बड़े किसानों के पास कितनी भूमि है, 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भी भूमि उनके पास है। ऑलराइट, क्लियर हो गई कहानी, पूरी कहानी क्लियर हो गई। चलिए, तो ये बात हो गई पालमपुर में भूमि वितरण की। अब पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों का संघर्ष।
150 परिवार पालमपुर गांव में ऐसे हैं जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है, भूमिहीन है। उनका संघर्ष किस प्रकार का है, उनके रोजगार का साधन क्या होगा, देख लेते हैं इसको भी। तो भूमिहीन किसान दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं। दिहाड़ी मजदूर पर काम करते हैं, खुद की कोई जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको जहां जिस दिन जैसा काम मिल गया, पर डे की वेतन के अनुसार वो वहां पर काम करने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। और उन्हें अपने लिए प्रतिदिन काम ढूंढते रहना पड़ता है। हर दिन उन्हें काम ढूंढना पड़ता है कि आज मैं क्या काम करूं, कल मुझे क्या काम मिलेगा। और जरूरी नहीं कि महीने के 30 दिन उनको काम मिले ही। ठीक है, फिर क्या है, सरकार द्वारा मजदूर की दैनिक दिहाड़ी न्यूनतम रूप में 60 रुपए निर्धारित करी गई है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित करी गई है, 60 रुपए पर डे के 60 रुपए किसी मजदूर को काम करने के मिलेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन प्रत्येक मजदूर को केवल 35 से 40 रुपए ही मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 35 से 40 रुपए ही हर एक मजदूर को मिलते हैं। खेतीहर श्रमिकों में अधिक स्पर्धा के कारण ये लोग कम वेतन में भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्या है, खेतीहर श्रमिकों में कंपटीशन है, जिसके कारण ये लोग कम वेतन में भी कार्य करने को राजी हो जाते हैं कि ठीक है, हम सिर्फ इतना ही काम करके काम चला लेंगे। ऑल राइट, क्लियर हो गई यहां तक की कहानी। फिर खेतीहर श्रमिक कर्ज के कारण अत्यधिक कष्ट झेल रहे हैं। ठीक है, जो खेतीहर श्रमिक है यानी कि खेती के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, जिनकी स्वयं की भूमि नहीं है, भूमिहीन किसान हैं, ठीक है, उनको दैनिक मजदूरी पर काम करना होता है। हर दिन काम नहीं मिलता, हर दिन काम ढूंढना पड़ता है। मतलब एक कोई निश्चित जगह नहीं कि वो रोज वहां पर काम करने के लिए जाएं और शाम को वापस आ जाएं, उनको वहां जाके भैया 60 रुपए मिल जाएं, ऐसा नहीं है। वो 60 रुपए कमाने के लिए भी उनको रोज काम खोजना पड़ेगा और जरूरी नहीं कि हर दिन काम मिले। सरकार ने 60 रुपए तय करे हैं न्यूनतम मजदूरी के रूप में, लेकिन 35 से 40 रुपए ही उन्हें मिल पाते हैं। खेतीहर श्रमिकों में अधिक स्पर्धा के कारण, ज्यादा कंपटीशन के कारण ये लोग कम वेतन में भी, कम सैलरी में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि काम करने वाले ज्यादा हैं। अब कंपटीशन क्यों है, क्योंकि नौकरी पाने वाले ज्यादा हैं, नौकरी कम है। वहां पर मजदूरों की संख्या ज्यादा है लेकिन काम कम है, तो जो व्यक्ति कम पैसे में काम करने के लिए राजी हो जाएगा उसको व्यक्ति काम पे रख लेगा, उसको मजदूरी दे दी जाएगी। ठीक है, तो उसने बोला कि चलो मैं 60 नहीं, मैं 40 रुपए में आपका काम कर दूंगा। कुछ नहीं मिलने से अच्छा है कुछ तो मिले, तो इस तरीके का कंपटीशन है। ठीक है, फिर खेतीहर श्रमिक कर्ज के कारण अत्यधिक कष्ट झेल रहे हैं। अब क्या है भाई, अगर इनको काम नहीं मिलेगा और काम मिल भी रहा है तो भाई 35-40 रुपए में क्या होता है, वो स्वयं है, उनका खुद का परिवार है, कैसे वो 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे। तो अब उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज के लिए ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, और वो कर्ज ना चुका पाए तो उस कर्ज को लेने के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं किसानों के जीवन में आती हैं। अब बात आती है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। क्या बात आती है, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। ठीक है, मतलब भूमि तो चाहिए, उसके बाद उस भूमि पर काम करने के लिए व्यक्ति चाहिए। ठीक है, तो भूमि के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, उत्पादन के कारक में श्रम है। सबसे पहले भूमि है, फिर श्रम है। तो खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आपके घर में आपकी थाली में पूरा खाना सज के नहीं आ जाता। ठीक है, उसके पीछे सबसे ज्यादा मेहनत होती है एक किसान की, एक मजदूर की। इसीलिए किसान और मजदूर को इस पूरी दुनिया का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। फिर छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। छोटे किसानों की बात करें तो छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था भी स्वयं करते हैं। ठीक है, छोटे किसान हैं। छोटे किसान किसे कहा जाता है, छोटे किसान कहा जाता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है,
जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है तो वो क्या करते हैं, वो क्या दूसरे मजदूरों को काम पर रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनका खेती छोटा सा है, ठीक है, उसमें ज्यादा काम भी नहीं है, और दूसरी बात उतनी पैदावार ही नहीं होती कि भाई वो दूसरों को भी मजदूरी का मेहनताना दे पाए। तो वो उस छोटे से खेत पर 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि पर अपने परिवार वालों के साथ अपने खेत में काम करते हैं, और इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। यानी कि उसमें श्रम कौन करेगा? परिवार के व्यक्ति ही मिलकर करेंगे। ऑलराइट, फिर जो बड़े और मझोले किसान होते हैं वो श्रम की व्यवस्था कैसे करते हैं? तो बड़े और मझोले किसान जो हैं अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। अभी हमने जो बात कही थी, भूमिहीन किसान, ठीक है, जिनके पास भूमि नहीं है वो दूसरे के खेतों में जाकर काम करते हैं। किनके खेतों में? इन मझोले और बड़े किसानों के खेत में, क्योंकि इनके पास 2 से 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि होती है। तो इस तरीके से खेती में श्रम की व्यवस्था हो जाती है। चलिए अब क्या है, बात करते हैं खेतों में आवश्यक पूंजी की। ठीक है, अब पैसा तो चाहिए भाई साहब, बिना पैसे के क्या होगा? खेती में पैसा लगेगा, पूंजी कहाँ से आती है देख लेते हैं। तो खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने आधुनिक तरीकों के बारे में पढ़ा था और ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के बारे में पढ़ा था। तो खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब क्या करना होगा, अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। पारंपरिक तरीके से अगर किसान खेती करता है तो कम पैसा चाहिए, लेकिन अगर आधुनिक तरीके से खेती करनी है तो पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है, तभी ज्यादा पैदावार होगी। तो अधिक संख्यक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। अब जो छोटे किसान हैं उनकी संख्या पूरे भारत में ज्यादा है, ठीक है, तो उनको पूंजी की व्यवस्था करनी है, पैसा उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके खेत में उतना उत्पादन होता ही नहीं है कि वो नए नए तरीकों से खेती करने के नए साधन खरीद पाएं। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, पैसा उधार लेना पड़ेगा, और वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न लागतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। बड़े किसानों से लेंगे, साहूकारों से लेंगे, या फिर व्यापारियों से लेंगे पैसा उधार, ठीक है। और ऐसे कर्जों पर जब ये बड़े किसानों से, साहूकारों से या व्यापारियों से पैसा उधार लेते हैं तो इस प्रकार के पैसा उधार लेने पर ब्याज का जो दर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है। और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो कर्ज चुकाना है, और अगर उतनी पैदावार नहीं हुई कि वो कर्ज चुका पाएँ और ब्याज समेत, तो उन्हें उस कर्ज को चुकाने के लिए भी किसी और दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेना पड़ता है, यानी कि इन पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाता है। ऑलराइट, अब छोटे किसानों को तो भाई कर्जा लेना पड़ेगा। अब जो मझोले किसान हैं, वो बड़े किसान हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, उनके पास पूंजी कहाँ से आएगी? तो छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। उनकी भूमि ज़्यादा है, ज़्यादा पैदावार होती है, तो खेती से बचत होती है, और इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं, यानी कि उन्हें जितनी पूंजी चाहिए वो उन्हें मिल जाती है। इन किसानों को बचत कैसे होती है, इसका उत्तर आप अगले भाग में पाएंगे। अब इन किसानों को बचत कैसे हो रही है वो चीज़ अब हम अगले पार्ट में जानेंगे, ठीक है। बचत कैसे होती है? अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री के द्वारा। कैसे? अब देखो, जितना उनका क्षेत्रफल बड़ा है, 2 से 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि है, यानी कि फसल ज्यादा उगेगी उनके खेत में, ये बात तो तय हो गई। अब ज्यादा उगेगी, यानी कि अब जैसे मान लो किसी किसान के खेत में 100 बोरा गेहूं होता है और उसके परिवार में 4 व्यक्ति हैं, तो क्या 4 व्यक्ति एक साल में 100 बोरा गेहूं खा लेंगे? नहीं खाएंगे, यानी कि बाकी के 96 बोरे गेहूं जो उनके बच रहे हैं वो क्या है, वो है अधिशेष उत्पादन, आवश्यकता से अधिक उत्पादन। अधिशेष उत्पादन का मतलब क्या होता है? अधिशेष उत्पादन का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक उत्पादन। अब जब आवश्यकता से अधिक उत्पादन किसी के यहाँ हो रहा है तो भैया वो तो बेचेगा,
यानी कि उसकी बिक्री होगी। अब उसको बेचने से भैया पैसा आएगा, यानी कि इनकी बचत हो गई, इनके पास पूंजी मिल गई, खत्म बात। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। भूमि, श्रम और पूंजी तीनों का उपयोग करके आधुनिक कृषि विधियों को अपना के, सारे आधुनिक साधनों को अपना के भूमि में गेहूं उगाया है, तो ज्यादा गेहूं तो उगेगा ही। ठीक है, गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन कार्य पूर्ण हो चुका है। अब किसान गेहूं का क्या करेगा बताओ भाई? तो वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। जितना उनके परिवार के लिए एक साल में गेहूं लगना है उतना भैया रख लेते हैं सुरक्षित तरीके से, और बाकी का जो गेहूं है, अधिशेष गेहूं यानी कि जो ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ है, आवश्यकता से ज्यादा जो बचा हुआ है, उस गेहूं को बेच देंगे। ठीक है भैया, बन गया इनका पैसा। अब देखो भैया, एक कहानी सुनते हैं अपन, कहानी सुनते हैं। ठीक है, सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है। सविता और गोविंद के बेटे छोटे किसान हैं, उन किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, यानी कि उनका जितना गेहूं उगता है वो उनके खाने में ही प्रयोग में आ जाता है। ठीक है, तो बहुत कम ही अधिशेष गेहूं होता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम है। छोटे किसान है, 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, यानी कि उत्पादन कम होगा। तो इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं कि भाई हमें खुद के खाने के लिए तो चाहिए है। इसीलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। जो मझोले और बड़े किसान होते हैं वे ही क्या करते हैं, परिवार में, मझोले और बड़े किसान जो हैं वे ही परिवार में बाजार में गेहूं की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ऑल राइट, क्लियर है? चलिए, तो बाजार में गेहूं कहां से आता है? जो अधिशेष उत्पादन होता है मझोले या बड़े किसानों के खेत में। ठीक है, अब अगला सवाल क्या उठता है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं? क्या सवाल उठता है? पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं? खेती के अलावा और कौन सी काम होते हैं पालमपुर में? तो देखते हैं, कृषि का अर्थ होता है खेती करना। कृषि का अर्थ क्या है? खेती करना है। ठीक है, जानते हैं। वहीं गैर कृषि क्रिया का अर्थ क्या है? वह क्रिया जिसमें कृषि सम्मिलित ना हो। क्या कहा गया है? कृषि का अर्थ होता है खेती करना, और वहीं गैर कृषि क्रिया करते जिसमें कृषि क्रिया सम्मिलित ना हो, वो हो गई गैर कृषि क्रिया। जैसे कि दूध बेचना, खनन कार्य और हस्तशिल्प कार्य। ठीक है, गैर कृषि कार्यों में क्या क्या आ जाएंगे? दूध बेचना आ जाएगा, खनन कार्य आ जाएगा, हस्तशिल्प कार्य आ जाएगा। हस्तशिल्प यानी कि अपनी हाथों की कला दिखाते हुए नई नई चीजों को बनाना। ठीक है, फिर क्या है? पालमपुर में कार्यशील जनसंख्या का केवल 25% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। पालमपुर में जो कार्यशील जनसंख्या है उसका केवल 25% भाग गैर कृषि कार्यों में लगा है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 75% जनसंख्या जो है वो किस काम में लगी है? 75% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। ठीक है, अब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं? ऐसे काम कौन कौन से हैं पालमपुर के जो खेती से संबंधित नहीं होते हैं? तो पहला तो है डेयरी। ठीक है, तो पालमपुर गांव के लोग भैंस पालते हैं और दूध को निकट के गांव, यानी कि पालमपुर के पास में जो गांव है रायगंज, वहां जाके बेचते हैं, क्योंकि रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खुला हुआ है। यानी कि दूध को जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका जो है पाश्चरीकरण किया जाता है। ठीक है, जो अपन पाउच में दूध खरीदते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है? बड़े बड़े संयंत्रों के द्वारा, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उसको पॉस्चराइज्ड किया जाता है। ठीक है, फिर उसको जो है प्रोसेस्ड किया जाता है, फिर उसको रखा जाता है और सप्लाई किया जाता है ताकि वो 2 से 3 दिन तक चल पाए। ऑल राइट, ये हो गई डेयरी। फिर दूसरा गैर कृषि कार्य है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य।
अब ये लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य क्या है? विनिर्माण का मतलब होता है उद्योग। तो देखें, पालमपुर में निर्माण कार्य छोटे पैमाने पर किया जाता है और गांव के लगभग 50 लोग, कितने? गांव के लगभग 50 लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। फिर बात आती है कुटीर उद्योगों की। ठीक, कुटीर उद्योग की। तो गांव में कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग। ठीक है, किस प्रकार से है? तो वहां गन्ना पेरने वाली मशीन है। गन्ना से क्या बनता है भाई? गुड़ भी बनती है, शक्कर भी बनती है। ठीक है, तो गांव में गन्ना पेरने वाली एक मशीन है और यह मशीन किससे चलती है? कोई भी मशीन हो भाई साहब, बिजली से ही चलती है। किसान स्वयं उगाए गए, किसान क्या करते हैं? गन्ने की खेती करते हैं पालमपुर में। तो जो गन्ना किसानों ने स्वयं उगाया है और कुछ गन्ना दूसरों से खरीद लेते हैं, तो दूसरों से गन्ना खरीदकर और स्वयं उगाए गए गन्ने से गुड़ बनाते हैं और सहायपुर में व्यापारियों को बेचते हैं। बाजू में ही एक और गांव है पालमपुर के, सहायपुर। सहायपुर में क्या करते हैं? व्यापारियों को बेच देते हैं। ऑलराइट, फिर अगला काम क्या है? व्यापार कार्य है। तो पालमपुर के व्यापारी शहरों के थोक बाजारों में अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं। अब व्यापारी भी हैं, तो पालमपुर के व्यापारी क्या करते हैं? जो पालमपुर के आसपास के शहर हैं वहां जाते हैं और थोक बाजारों में, थोक में अनेक प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं, फिर उन्हें गांव में लाते हैं और अपनी दुकानों में बेचते हैं, रिटेल में। ठीक है, जैसे फुटकर में बेचते हैं, हाँ रिटेल में बेचते हैं, जैसे चावल, गेहूं, चाय, तेल, साबुन आदि। ठीक है, यानी कि व्यापारी हैं, कई प्रकार की दुकानें भी हैं। अब अगला काम क्या है वहां पर? पालमपुर में अगला काम है भाई साहब परिवहन का। तो पालमपुर के लोग अनेक प्रकार के वाहन चलाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जैसे कि रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर, बस, ये सब चलाते हैं। और यह वाहन क्या करते हैं? वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं और इसके बदले में वाहन चालकों को किराए के रूप में पैसे मिलते हैं। जो वाहन चलाता है और जो उनके वाहन में बैठेगा भाई उनको पैसा देगा, वाहन चलाने वालों को, तो उनको आमदनी होती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। अब एक और गैर कृषि कार्य है प्रशिक्षण सेवा के रूप में। किस रूप में? प्रशिक्षण सेवा के रूप में। किस प्रकार से है? तो पालमपुर गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खुला हुआ है, एक कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ है और इस केंद्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण यानी कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के लिए 2 कंप्यूटर डिग्री धारक महिलाओं को भी अपॉइंट किया गया है, जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है, जो कंप्यूटर का ट्रेनिंग वहां के बच्चों को देती हैं। और बहुत संख्या में गांव के विद्यार्थी यानी कि गांव के स्टूडेंट वहां कंप्यूटर सीखने के लिए आते भी हैं। तो पालमपुर में कृषि के अलावा गैर कृषि कार्य भी होते हैं, जिसमें व्यापार शामिल है, डेयरी शामिल है, प्रशिक्षण सेवा शामिल है, परिवहन शामिल है, ऐसे कई अन्य कार्य शामिल हैं। ऑलराइट, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, ऐसे कई सारे काम जो हैं कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्र से भी संबंधित हैं। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने पालमपुर गांव में गैर कृषि कार्यों की। अब पालमपुर के दुकानदारों की भी जानकारी ले लेते हैं। तो देखें, दुकान पर प्रतिदिन की वस्तुओं को थोक रेट पर खरीदते हैं और गांव में बेचते हैं। थोक रेट में शहरों से वस्तुएं लेके आए दुकानदार और जो है फुटकर में जो है उनने गांव में बेच दी। ठीक है, फिर पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार नहीं करते, क्योंकि 75% जनसंख्या खेती में लगी है, कुछ परिवहन में लगे हैं, कुछ प्रशिक्षण में लगे हैं, कुछ उद्योगों में लगे हैं। ठीक है, फिर गांव के छोटे जनरल स्टोरों में कई प्रकार के सामान मिलते हैं जो अपने डेली यूज के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट होते हैं अपने घर के भाग में छोटी दुकान खोल ली है। कुछ परिवार ऐसे हैं, देखो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम तो होता ही, मतलब परिवहन तो है, यानी कि बसें भी चलती हैं, तो बस स्टैंड है। बस स्टैंड के पास अपन देखते हुए कितनी भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज्यादा बाजार लगा होता है। तो बस स्टैंड के पास पालमपुर में जो भी जिनके भी घर हैं उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल के रखी हैं, जिससे उनकी दुकानें वहां पर अच्छे से चलती हैं और अन्य वस्तुओं के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी बेचते हैं, क्योंकि यात्रियों को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? खाने पीने के सामानों की जरूरत होती है, तो वो भी बेचते हैं। तो इस तरीके से पालमपुर के दुकानदारों के बारे में भी हमने जान लिया। ऑलराइट, चलिए फिर
पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। अभी हमने गैर कृषि क्रियाओं में यह पढ़ा था कि पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग भी है, तो क्या उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो सरल उत्पादन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आसानी से उत्पादन काम किया जाता है, बहुत कठिन तरीके से नहीं किया जाता। पारिवारिक श्रम द्वारा घरों पर काम करना, परिवार के व्यक्ति इकट्ठे हुए, ठीक है, उन्होंने एक कोई काम चुना कि चलो हम इस चीज का उत्पादन करेंगे, इस रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में बदलेंगे। घर पे ही उनने काम चालू किया, सारे व्यक्ति मिलके काम करते हैं, एक छोटा सा उद्योग, गृह उद्योग टाइप का खुला है। और अगर उनको आवश्यकता पड़ी कि काम ज्यादा बढ़ गया है या ऑर्डर ज्यादा आया है बनने के लिए, तो वो बाहर से दूसरे व्यक्तियों को यानी कि श्रमिकों को काम पर बुला लेते हैं, ठीक है। और लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग में कम लागत पूंजी लगती है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, कम पैसों में ही काम चालू किया जा सकता है और कम समय में माल को तैयार कर लेते हैं ये। ऑल राइट, तो ये हो गई पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं। अगर आपसे सीधा सवाल ऐसा पूछा जाए कि पालमपुर में या कहीं भी या सिर्फ ऐसा कि लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की क्या विशेषताएं हैं, तो इस तरीके से आप उसको कंप्लीट लिख सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, तो उद्योग की बात भी हो गई और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर खत्म हो गया। तो आज हमने इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन सिंगल वीडियो में वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है। और इसके पहले इस चैप्टर को मैंने आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ाया है। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगर वो सारे वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और वो सारे वीडियोज़ भी देख लीजिए। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराए जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।